हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इस लेक्चर का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी हमको मिले कि रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स के ऊपर आप कोई लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं, जिसमें हम जिस तरह से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दे रहे हैं, उसी प्रकार से रे ऑप्टिक्स में भी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। तो ठीक है, आपके डिमांड पर ये वीडियो आ रही है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जो कुछ भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे उसको आप यकीन के साथ एडॉप्ट करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्रैक करिए। ठीक है, तो जिस तरह हम अपनी हर वीडियो में डेमो पर्पस के लिए कोई ना कोई पीडीएफ यूज़ करते हैं, तो मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक ऑलरेडी परीक्षा सार के पीडीएफ को यूज़ करता आ रहा हूँ क्वेश्चंस को दिखाने के लिए, मार्क करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी हम परीक्षा सार ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर आते हैं और चैप्टर नंबर 9 यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। शॉर्टकट में रे ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं। इसका एक दूसरा जुड़वा भाई है जो चैप्टर नंबर 10 बनता है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका मार्किंग स्कीम समझ लीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर का जो वजन है वो समझ में आ जाए कि ये चैप्टर कितना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो आपने मॉडल पेपर पढ़ा होगा या प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, तो इसके क्वेश्चन तो आपने देखे ही होंगे कितने नंबर के लिए आते हैं। तो एक बार मेरे मुंह से भी सुन लीजिए ये कितना बड़ा चैप्टर है और कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ मार्किंग स्कीम। ठीक, सबसे पहली चीज समझिए, इसमें सबसे पहले 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये आपको 1 नंबर देता है। ठीक है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता, कभी आता है कभी नहीं आता। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हैं? 1 नंबर के बजाय फिर कितने का आएगा? फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ गए आप? तो हम ये मान के चलेंगे कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है परीक्षा में। इसके बाद देखिए 3 नंबर के 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। समझे आप? 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और ऑप्शन में नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। समझे? ऑप्शन में ये क्वेश्चन नहीं रहते, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। हाँ जी, तो ये 2 क्वेश्चन रहते हैं अलग अलग और दोनों आपको बनाने रहते हैं, दोनों आपको 3-3 नंबर देते हैं। तो 2 क्वेश्चन अगर 3 नंबर के आ रहे हैं, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो ये आपको देते हैं 6 मार्क्स। समझे? अंदाजा लगा इसके वेटेज का? अगला एक क्वेश्चन आता है सीधा सीधा 5 मार्क्स का। 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। समझे? 5 नंबर का एक क्वेश्चन, और ये सीधा आपको कितना देगा? 5 मार्क्स। ठीक, अब आप देख लीजिए टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 4 क्वेश्चन। कभी 4 आता है, कभी 3 आता है, याद रखिएगा। ठीक, ये आपको कितने नंबर दे रहे हैं? 6, 5, 11 और एक 12। तो सीधा सीधा ये आपको चैप्टर 12 नंबर दे के जाएगा, और ये सबसे बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इस चैप्टर का। इसीलिए स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर है कठिन और इसमें लंबे चौड़े डेरिवेशन है, अच्छे खासे डेरिवेशन है, इसलिए इसका प्रिपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अब आपको तरीका बताता हूं कि आपको किस तरह से पढ़ना है। और इस साल का यानी 2025 में अगर आप बोर्ड एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो 25 में किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। तो याद रखिएगा 2025 में 2 तरह के पैटर्न पॉसिबल हैं। ठीक, एक तो होता यह है कि ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसके ऑप्शन में भी चैप्टर 9 का ही एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स के लिए। यानी चैप्टर 9 के 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 9 और 9 दोनों इसी चैप्टर से रहेंगे। रे ऑप्टिक्स के ऑप्शन में कोई एक बनाना रहता है। तो अभी तक तो यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, समझ रहे हैं ना? देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, अभी तक क्या चल रहा था, चैप्टर 9 के ऑप्शन में चैप्टर 9 ही रहता है। यानी 90% चांस है कि यही जोड़ा मेंटेन रहता है। ठीक है, 90% चांस है कि यही जोड़ा मेंटेन रहेगा।
लेकिन लेकिन 10% गुंजाइश है कि भाई चैप्टर 9 के साथ चैप्टर 10 भी आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर 9 के बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं डेरिवेशन वाले, इसके साथ वेब ऑप्टिक्स यानी चैप्टर नंबर 10 के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 2025 में संभावित है। 2025 का जो बच्चा एग्जाम लिखने वाला है उसके लिए ये पैटर्न आ सकता है। ये तो आ ही रहा है, तो इसको तो भैया अपन प्रिपेयर करेंगे ही, लेकिन हमको इसको भी तैयार रखना है कि हो सकता है चैप्टर 9 के साथ चैप्टर 10 का एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछ लिया जाए। अब वो कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा बाद में इसी वीडियो में, या फिर हम अगली वीडियो जो कवर करेंगे वेब ऑप्टिक्स की चैप्टर नंबर 10 उसमें हम डील कर लेंगे उन क्वेश्चनों को। लेकिन अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 2 तरह के पैटर्न 2025 में बनने वाले हैं। अब कुछ भी हो सकता है। देखिए 10वीं तक का जो सब्जेक्ट होता है उसका पैटर्न अलग होता है, वहाँ चीज़ें रिपीट होती हैं। अब आप 12वीं पढ़ रहे हैं, आपने अपने सैंपल पेपर देखे होंगे, मॉडल पेपर देखा होगा, एक्सपेक्टेड पेपर देख लिया होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखे होंगे 4-5 साल के, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि भाई रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। मुश्किल से 20 से 30% क्वेश्चन खाली रिपीट होते हैं, हर साल नया नया क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को डर लगा रहता है। अभी तक तो आपने खाली इंग्लिश और हिंदी का पेपर लिखा है, ठीक है। अब आप फिजिक्स का पेपर लिखेंगे, केमिस्ट्री का पेपर लिखेंगे, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स लिखेंगे और आपके पांव तले जमीन खसकेगी, क्योंकि हर साल मेन सब्जेक्ट्स में जो हमारा पैटर्न रहता है वो पैटर्न बदल दिया जाता है और बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझिए। जितने क्वेश्चन यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप बना ले जाएंगे। समझ गए? तो ये हमारा मकसद है। तो शुरू किया जाए, चलिए। सबसे पहले आप 1 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ जितने 1 मार्क के क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ लीजिए। अब सारे नहीं पढ़ने, कुछ कुछ मैं बताता हूं जो जो पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर इट्स रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये तो वैसे आता नहीं है, याद रखिएगा। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव होता है और इमेजनरी इमेज के लिए पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। दिस इज बेसिकली रेशियो। किसका रेशियो? ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन u। समझे आप? v अपॉन u इसका फॉर्मूला होता है, ये माइनस v अपॉन u इसी तरह का एक फॉर्मूला है। ठीक, तो देख लीजिएगा ये फॉर्मूला, हमने कंसेप्चुअल लेक्चर में इसको डिटेल के साथ कराया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका इमेज कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है ना, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? ऐसे बनता है ये। ठीक, अंदर से पॉलिश रहता है, बाहर से रिफ्लेक्शन होता है इसमें ऐसे, ये इधर चला जाता है, इधर से लाइट आई तो ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है? कॉनकेव है शायद, है ना? नहीं, कॉन्वेक्स ही बोलेंगे इसको, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यही है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला I अपॉन ओ और V अपॉन U, दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है जी। तो देखिए रियल इमेज के लिए, रियल इमेज कहाँ बनता है कॉन्वेक्स में? कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब रियल इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यही फॉर्मूला तो यही है, लेकिन मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? सोचिए। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही होता है -v अपॉन u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक, लेकिन इसमें ये जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक, सही क्या होगा? देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनता है इमेजनरी, वर्चुअल इमेज बनता है इस तरफ, बिहाइंड द मिरर। इसको आप इधर प्लॉट करिए, इसको इधर प्लॉट करिए, तो आपको इमेज इसी तरफ मिलेगा। ठीक है, ये समझ गए आप? अच्छा, अगर इमेज इधर मिल रहा है तो इधर का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो भैया हमारा इसी तरफ रहता है, इधर का डिस्टेंस आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी यू का साइन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिखाता है निगेटिव। जब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो v पॉजिटिव रखेंगे, ऊपर एक निगेटिव साइन आएगा, और u निगेटिव नीचे पुट करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा।
वर्चुअल इमेज बनता है यहाँ पर, वर्चुअल। रियल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए नहीं पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछा जा रहा है। तो रियल इमेज तो बनता ही नहीं है इसमें, वर्चुअल इमेज ही बनता है। ठीक, तो ये आपको नहीं प्रिपेयर करना है, जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया है, देखिए, व्हेन डस ए कॉनकेव मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर कब वर्चुअल इमेज बनाता है? 6 कंडीशंस होती हैं कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए, आपने पढ़ा होगा। एक बार हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर, इमेज बनता है फोकस पर। ठीक है, सेम साइड। हम ऑब्जेक्ट को खसकाते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखते हैं, इमेज बनता है फोकस और सेंटर के बीच में। फिर हम सेंटर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज भी सेंटर पर बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। उसका आखिरी केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, तो इमेज किधर चला जाता है? इन्फिनिटी पे चला जाता, इन्फिनिटी नहीं, इमेज फिर बिहाइंड द मिरर बनता है। समझ आई बात? वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल एक केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? फोकस और पोल के बीच में। तो देख लीजिए, लिखा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह तो नहीं आएगा, आगे के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता हूं। व्हाट आर द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जितने क्वेश्चन आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मिलेंगे उसको पढ़ लीजिएगा। 10-15 ठो टिक लगा दे रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? ये आएगा इस साल परीक्षा में। ठीक है, क्या कंडीशन होता है भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अब आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा समझ जाइएगा, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो नहीं, ये तो जनरल क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो TIR पर ही वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो ये नहीं आएगा। मैं ये, मेरे बताने का मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको पढ़ लेना, वो आएगा परीक्षा में। ठीक, समझ गए? आगे देखिए, कैन द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन? आंसर है नहीं। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे प्लॉट नहीं होता। ठीक, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डिप्ड इन वाटर? कुछ नहीं होता। अगर आपने स्फेरिकल मिरर को पानी में डुबा दिया तो उसके फोकल लेंथ का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका फोकल लेंथ जो है कर्वेचर पर डिपेंड करता है। जब ये कर्वेचर बड़ा होगा, छोटा होगा, तब उसका फोकल लेंथ कम ज़्यादा होगा। पानी में डुबाने से उसके फोकल लेंथ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन छोड़ रहे हैं। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि ये आगे आप जो फॉर्मूला बनाएंगे या न्यूमेरिकल आपके परीक्षा में जो आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आना है, तगड़ा न्यूमेरिकल आना है, ध्यान से समझ लीजिए अभी से। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। द पावर ऑफ विच लेंस बी पॉजिटिव? तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस हम ऐसे बनाते हैं, ये। ठीक, तो इसका जो पावर होता है, या इसका फोकल लेंथ समझ लो, फोकल लेंथ जो होता है वो फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। और पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। समझ रहे हैं? तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, इसीलिए पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। निगेटिव पुट करेंगे तो अल्टीमेटली पावर का साइन भी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो याद रखना है, कॉनकेव लेंस के लिए पावर कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्यों? आपको याद ये चीज रखनी है, ये समझ रहे हैं? और इसके लिए फोकल लेंथ कैसा होता है? कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। तो याद रखने वाली ये बात है जो मैं मेन जोर दे रहा हूं। समझ गए? ये क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। द पावर ऑफ लेंस इज मोर इन वाटर और एयर? पानी में लेंस की पावर ज्यादा होती है कि एयर में ज्यादा होती है? तो आंसर है एयर में होती है। पानी में जाने के बाद फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब हम लेंस को पानी में डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर कम हो जाएगा। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है पानी में लेंस को डुबाने के बाद, तो पावर कम हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहां से हमको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड मैक्सिमम बाय द प्रिज्म? प्रिज्म कौन से कलर को ज्यादा मोड़ता है? आंसर है वायलेट को।
आपने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, प्रिज्म का टॉपिक आगे आएगा, मैं बताता हूँ। ये है प्रिज्म, मान लीजिए, है ना, ऐसे रहता है। इधर से आपने एक व्हाइट कलर की लाइट इसमें डाली, तो आपको पता है कि प्रिज्म क्या करता है, ऐसे बहुत सारे कलर में इसको तोड़ देता है, 7 कलर टूटते हैं। सबसे नीचे निकलती है वॉयलेट कलर की लाइट और सबसे ऊपर निकलता है रेड कलर की लाइट, और बीच में सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा रहता है, वायलेट, सॉरी, सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर कौन सा रहता है, रेड कलर की लाइट, और बीच में बाकी सारे कलर ऐसे रहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, सातों कलर, ऐसे एरो यहां पर लगा लेना। तो ये बनता है ऐसे विबग्योर, GYOR, समझ रहे हैं, ये ऐसे बनता है नीचे, ऐसा विबग्योर, इसको याद कर लीजिए। ये सबसे नीचे रहेगा, ये सबसे ऊपर रहेगा। सबसे नीचे क्यों है कि इसको, क्योंकि इसको ज्यादा दबाया गया है। प्रिज्म क्या करता है, वायलेट कलर की लाइट को ज्यादा बेंड करता है और रेड कलर की लाइट को थोड़ा सा बेंड करता है प्रिज्म। ये इसका ओरिजिनल रास्ता है जाने का, ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा बेंड हुआ। तो लाल कलर सबसे कम मुड़ता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है। फिलहाल इतना ही याद रखिए, अभी पढ़ के देख लीजिए। एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, वायलेट के लिए, और मिनिमम किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए। ठीक है, एक ये फार्मूला भी याद रखिए, एंगुलर डिस्पर्शन का फार्मूला आगे यूज होगा। व्हेन इज द लाइट रे पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको छोड़िए, सब नहीं पूछा जाता। 1 मार्क के जितने क्वेश्चन है भाई पढ़ लेना आपने सब। ठीक है, 1 मार्क के जितने क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए। और हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं देखिए। इधर तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, इनको पढ़ लेना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक, विच मिरर फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज। कौन सा मिरर हमेशा इमेजनरी और छोटा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स, जो आपकी गाड़ी में लगा रहता है, साइड मिरर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। विच राइट द कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसके लिए मैक्सिमम होता है उसका कलर लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है, लाइट को मोड़ना। तो जिसके लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस कलर को सबसे ज्यादा मुड़ेगा। कौन सा कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है, वायलेट, अभी तुम्हें बता रहा था ऊपर। ठीक है, नेम द कलर ऑफ लाइट फॉर विच फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज मैक्सिमम। फोकल लेंथ अगर ज्यादा हो गया तो पावर कम हो गया मोड़ने का, और सबसे कम कौन सी कलर मुड़ती है, रेड कलर। फोकल लेंथ और पावर देखो घुमा फिरा देता है क्वेश्चन ना, याद रखना। उसने पावर नहीं पूछा, फोकल लेंथ पूछ दे, लेकिन याद रखना फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर फोकल लेंथ मैक्सिमम हो गया इसका मतलब है मोड़ने वाली पावर कैसी हो गई, कम, यानी ये लाइट सबसे कम मुड़ी। तो कौन सा कलर सबसे कम मुड़ता है, रेड कलर। ठीक, समझ गए, आगे बढ़े। पीडीएफ बड़ा है भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आराम से सुनना, जितनी चीजें बताऊंगा बहुत काम की चीजें बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपन छोड़ देते हैं, इनको नहीं पढ़ना हमने, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन है, जैसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ शायद नहीं दिख रहे हैं हमको सामने, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। अगर कहीं दिख जाएगा आगे तो हम नोट कर लेंगे, अदरवाइज मेरे अभी दिमाग में चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करना है, वाई स्काई अपीयर ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखता है, एक ये प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा फैलती है, स्कैटर हो जाती है, इसलिए दिखता है। ठीक, इक्का दुक्का और क्वेश्चन है, वो दिमाग में आता जाएगा तो बताता जाऊंगा। फिलहाल अभी इसको तो आप प्रिपेयर करोगे, एक क्वेश्चन। दूसरा देखो, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको रट लो मेरे भाई, क्योंकि इस साल इसका डेरिवेशन आने वाला है। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर डेरिवेशन नहीं आया तो इस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसीलिए इसका डेरिवेशन और इसका ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो एक न्यूमेरिकल आपको नीचे दिख रहा है, पावर के ऊपर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर भी इस साल न्यूमेरिकल आएगा। तो ये मैं आपके साथ न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करूंगा किस तरह से बनता है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए अक्सर पूछा जाता है, इस साल भी 2025 में इसके आने की संभावना है, तो मैं इसको यहीं पे बता देता हूं, देखना ध्यान से। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक, ये बीच में अपने सहूलत के लिए लाइन खींच रहा हूं ना, देखना। इसको बोलूंगा मैं सरफेस 1 और इसको बोलूंगा सरफेस 2। सरफेस 1 कैसे है, देखो ऐसे, तो इसका जो रेडियस या फोकस होगा वो इधर होगा,
और इस तरफ जब कोई चीज नापी जाती है तो पॉजिटिव नापी जाती है। सरफेस 2 कैसा है, ऐसा, ये देखो सरफेस 2, तो इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, इधर होगा फोकस। और इधर की चीज जब मेजर की जाती है तो उसको निगेटिव बोलते हैं हम, समझ आया, माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं। तो ये जो फोकस है निगेटिव हो जाता है। तो अब ध्यान से देखना, एक कॉनकेव लेंस एंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, ठीक है, कॉनकेव लेंस है एक और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, ये दोनों का आपस में कांटेक्ट में हमने बैठा दिया। असल में ये डायग्राम इस तरह नहीं बन रहा है, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, एक कॉनकेव लेंस है, ऐसे बनता है कॉनकेव लेंस ये, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये दोनों आपस में हमने चिपका दिया, समझे आप, क्या किया दोनों को आपस में, इसको हमने चिपका दिया। ए कॉनकेव लेंस एंड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ सेम है, उनको आपस में चिपका दिया, कॉन्टैक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, जब ये दोनों चिपक जाएंगे तो इनका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर, तो पहले फोकल लेंथ तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वो इस साल इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल भी आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी 1/f कंबाइन करने के बाद जो लेंस बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ होता है 1/f, दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे बनता है 1/f1 प्लस 1/f2, यानी इसका फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में, इसका फोकल लेंथ रेसिप्रोकल में जोड़ दीजिए आप, समझ गए क्या करना रहता है, इनको इनको जोड़ना रहता है, जोड़ दिए। लेकिन याद रखना, एक सरफेस आपकी ऐसी है, एक सरफेस आपकी ऐसी है, तो एक सरफेस को आपको निगेटिव लेना है, दूसरे सरफेस को आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन ये अभी सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए था, यहां पर अगर दोनों अलग अलग लेंस हैं, एक कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है, दिख रहा है, एक क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक क्वेश्चन ने बोला है कॉनकेव लेंस है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव, अभी अभी बताया मैंने पीछे, कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव। तो देखो f1 को क्या मान लिया उसने, माइनस है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, ये देखो, ठीक। अब खाली यही फॉर्मूला आपको रखना है, एक आपने f1 की जगह -f लिख दिया और f2 की जगह f लिख दिया, दोनों सेम सेम है, कट के जीरो हो गए, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, टोटल कॉम्बिनेशन का जीरो हो गया। और पावर का फॉर्मूला होता है, ये इसको मीटर या सेंटीमीटर में चेंज किया इसलिए 100 लिख दिया ऊपर, अदरवाइज पावर का फॉर्मूला होता है मीटर में इतना, और सेंटीमीटर में अगर आप लिखें, ये मीटर में है ना, अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में लिखनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ आई बात। अगर फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर में, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आपको चाहिए तो फिर ऊपर आप क्या लगा लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ अगर जीरो आ गया तो 100 डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा, ये नहीं आएगा, यानी f1 और f2 की वैल्यू देगा क्वेश्चन, ये तो खाली मैं समझा रहा हूं कि किस तरह बनाना है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिख रहा है V/U, ठीक है, ये लेंस के लिए होता है। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया कि -V/U, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बोला ना -V/U, -V/U फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, और +V/U फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, याद रखिएगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये लेंस के लिए लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो बता रहे थे स्टार्टिंग में वो मिरर के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी हमने। हाँ, यहां से जो पढ़ने वाली चीज है वो ये है, डिस्पर्सिव पावर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, पढ़ लेना भाई ना, ये कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो है एंगुलर डिस्पर्सन का और मीन डेविएशन कलर का। येलो कलर लेते हैं अपन इसको, येलो कलर होता है मीन डेविएशन कलर, ठीक है, डेविएशन ऑफ मीन कलर, येलो कलर को लेते हैं। और एंगुलर डिस्पर्सन इस तरह से बनता है, यानी जो सबसे ज्यादा मुड़ी और जो सबसे कम मुड़ी, उनका जो डेविएशन होता है, एंगल होता है उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आराम से। वैसे हमारे डिटेल लेक्चर इस पर रिकॉर्डेड हैं, जितने बच्चे हमारे साथ इनरोल हैं वो अच्छे से इनको समझते होंगे, अगर उन्होंने लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक। एक ये क्वेश्चन है जो इस साल पूछा जा सकता है, इसको भी पढ़ लेंगे आप। सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सूरज उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है, वो आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ये प्रिपेयर करिए, व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अभी ऊपर एंगल ऑफ डिस्पर्शन आया था, ये वही है। डिस्पर्शन का देखो, सारी चीजें रट नहीं सकते आप, सिंपल शब्दों में समझिए। डिस्पर्शन का ये मतलब होता है, प्रिज्म में आप व्हाइट कलर की लाइट देते हो और प्रिज्म उसको 7 कलर में तोड़ देता है, तो एक सिंगल कलर की लाइट का डिफरेंट कलर में टूट जाना, यही कहलाता है डिस्पर्शन। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, डायग्राम बना देना जैसे यहां बना हुआ है, ठीक है। अब ये यहां पर नहीं आएगा,
एंगुलर डिस्पर्सन तो देखो 2024 में आ गया, तो अब ये नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इनको पढ़ना, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है, वो कौन से हैं आगे अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, देखो एक एक करके। ठीक है, इसलिए धैर्य रखना है भैया, मैं एकदम आराम से बताता हूँ, तबीयत मेरी सही है नहीं। ठीक, इसे ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें हमारे काम की होंगी वही हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें अपन छोड़ रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर भी नहीं पूछता, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आखिरी में बताता हूँ आपको क्या करना है। एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ लेना भाई, ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, मिलते जुलते शब्द हैं। डेविएशन का ये मतलब होता है जैसे ये प्रिज्म है, देखना ना, समझना, ये प्रिज्म है, यहां से हमने एक कलर भेजी लाइट, ये ऐसे यहां से मुड़ गई, अगर नहीं मुड़ती तो कैसे जाती, देखो अगर नहीं मुड़ती तो ये लाइट ऐसे जाती सीधे स्ट्रेट, ये इसका ओरिजिनल रास्ता होता, लेकिन प्रिज्म से निकलने के बाद ये मुड़ गई, मुड़ गई, समझे, तो ये इंसिडेंट वाला रास्ता हो गया। अगर प्रिज्म रास्ते में नहीं आता तो इंसिडेंट रे ऐसे जाती, लेकिन ये निकली ऐसे, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, जहां से निकली इमरजेंट रे, समझ गए। दोनों के बीच में कुछ एंगल है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी अपने ओरिजिनल रास्ते से लाइट कितना बेंड हो गई। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, पढ़ के देख लो। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और कलर ऑफ लाइट पर। अगर आप इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देंगे, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ना ये, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल चेंज कर देंगे तो डेविएशन भी बदलता जाएगा। और अलग अलग कलर के लिए वैसे ही प्रिज्म सबको अलग अलग एंगल पर मुड़ता है, तो कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है ये, और इधर से लाइट आपने यहां से डाला है कि यहां से डाला है कि यहां से डाला है, ये एंगल कितना है उस पर डिपेंड करता है, समझ गए। तो पढ़ लेना भाई, इसको प्रिपेयर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इस साल आपके प्रश्न बैंक ने, मॉडल पेपर ने, आदर्श पेपर ने, सब ने इसको चुना है। व्हाट इज टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, राइट इट्स टू मेन यूजेस। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ लेना है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, इट इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म होता है, देखो ये प्रिज्म है मेरे भाई, राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे, ये, ठीक है, ये प्रिज्म है। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसको चाहे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, मैंने कई तरीके से बनाया अपने रेगुलर लेक्चर में, आप इसको देख सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। टू डेविएट द रेस थ्रू 90 डिग्री, टू डेविएट द रेस थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री पर भी डेविएट करता है, 90 डिग्री पर भी मोड़ता है, समझे, यानी जिधर जिधर से लाइट आई है उधर ही लौट जाएगी, ऐसा भी मोड़ता है ये। ठीक, पैरेलैक्स नहीं पढ़ना आपने। अब आपको पढ़ना क्या है ये समझिए, सबसे जरूरी चीज ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहां भी दिखे, जैसा भी दिखे, इसके कंडीशन क्या पढ़ लेना, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। अगला जो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है, ये आएगा 3 नंबर के लिए, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, समझ गए, ये पढ़ लेना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। और इस पर एक डेरिवेशन भी आता है, कौन सा डेरिवेशन है, शायद इसमें दिया होगा, मैं बताता हूं, देखिए, हाँ यही डेरिवेशन है, ये डिराइव करने के लिए यहां तक आपका आता है, तो ये भाई सीधा 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो भाई कुछ भी करके इसको जरूर पढ़ लेना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि ये भी इस साल मॉडल पेपर में डाला गया है, आदर्श पेपर में डाला गया है, प्रश्न बैंक में डाला गया है, तो इसके आने की इस साल संभावना है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिर्फ ये बताता है कि लाइट इधर से जा रही है, ये देखो, इधर से लाइट गई, ए से कहाँ गई ओ से कहाँ गई बी, और बी से इधर बाहर निकलती है, ऐसे जो भी है। अब अगर आप इधर से लाइट जलाते, इधर से लाइट भेजते, तो लाइट सेम रास्ते को फॉलो करके जाती जिधर से आई थी। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये छोटा सा डेरिवेशन है, आपसे आराम से बन जाएगा, फिलहाल मैं नहीं समझाना चाहता, अगर दिक्कत होगी तो बताना। ठीक, अब ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, ये सब नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये बच्चों का खेल है, 10वीं में पढ़ते थे पहले, 10वीं की चीजें यहाँ नहीं पूछी जाती हैं, इसीलिए घबराना नहीं है, जो चीज़ काम की है सिर्फ मैं वही बताऊंगा। ये भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। हाँ, जो पढ़ने वाली चीज़ है वो ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर भी डेरिवेशन नहीं आया इसका, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा इस साल, जहां तक है, इस पर न्यूमेरिकल आना है इस साल, प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा। ये क्या चीज है,
जब हम लेंस को लिक्विड में डुबाते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है उसका आर्गुमेंट है, लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं पूछेगा आपसे, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछेगा। तो हम इसके सीधे फॉर्मूले पर आते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है लेंस मेकर फार्मूला से। ये लेंस मेकर फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, और इसको डिराइव किया गया है। लास्ट का रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं, और रिजल्ट अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए ये वाला, ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना ये। तो ये फार्मूला आप अभी से देख लीजिएगा। ये फार्मूला यूज होगा किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए, जो इस साल 2025 के लिए संभावित है। तो ये फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा कि फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन एयर। फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1। ठीक है, तो ये फार्मूला अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया ना जो मैं आपको एक लिखने के लिए बोल रहा था, ये आप प्रिपेयर कर लेना भैया। ये इस साल मॉडल पेपर में, आदर्श पेपर में सर में डाला गया है। वाई डस स्काई अपीयर ब्लू, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिख दिया मैंने। एक लाइन का आंसर आपको बताया क्योंकि 1 मार्क के लिए आता है। क्यों आकाश नीला दिखता है? क्योंकि ब्लू कलर की लाइट जो होती है वो ज्यादा स्कैटर हो जाती है आकाश में, इसीलिए आकाश नीला दिखता है। ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो एक लाइन का आंसर आपको लिखना है, ठीक, ये आप प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा ये नहीं पढ़ना हमने। प्रिज्म तो 2024 में आ गया जी, इस साल नहीं आएगा। ये देखो 2024 में पूछा था प्रिज्म के ऊपर टॉपिक, व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, 2024 में आ चुका है, अब नहीं पढ़ना आपने। और इंसिडेंस और डेविएशन के बीच का ग्राफ आया था, तो वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आ चुका है ना, तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंख मूंद के। ये भी आया था देखो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला, ठीक है, और इसमें भी आई और डेल्टा का ग्राफ पूछा था, ये मिनिमम डेविएशन का ग्राफ है, ये आ चुका है। तो इसको भी नहीं पढ़ना है भाई ना, इस साल छोड़ देना इसको, इस साल इसको छोड़ देना है। अब आपको जो प्रिपेयर करना है प्यारे बच्चों वो ये है, इसका आंसर जहां से मिले प्रिपेयर कर लो, ऑप्टिकल फाइबर का, और इसके 2 यूज, ये आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के लिए आएगा, 3 नंबर के लिए, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में मैंने बता दिया है पहले पढ़ने के लिए, वही राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म को ही टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं। और ये क्या करता है? या तो 90 डिग्री पर लाइट को बेंड करता है, या 180 डिग्री पर लाइट को बेंड करता है। तो मेरे शब्दों को ध्यान से समझते जाना। डिस्पर्सिव पावर पढ़ लेना, पहले मैंने बता दिया 1 मार्क के क्वेश्चन में ही इसको, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, एंगल ऑफ डेविएशन भी पहले बोला है मैंने, ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ये तो पढ़ना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर के लिए आएगा। एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ लेना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, और किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, घबराना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे, वही वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बात ये है, जैसे देखो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिर आ गया, मैं फिर यहीं टिक लगा दूंगा क्योंकि ये पढ़ना है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये पढ़ना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ठीक। आगे फिर से आएगा ये 1-2 बार, अभी वहां मैं आपको दिखाता हूँ ना, ठीक। ये हो गया, इधर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब छोड़ रहे हैं अपन, ठीक, क्योंकि इससे भी कठिन चीजें आने वाली हैं आगे, समझ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं आना। ये देखो, ये आया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ये है जी वो क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और क्रिटिकल एंगल भी आता है, उसके ऊपर रिलेशन भी आता है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन लिखो, तो आगे मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे आप जरूरी काम है आपके लिए कि भाई इसको बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्राथमिकता देते हुए पढ़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए ना। व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशन, ये तो पहले भी गुजर चुका 2 बार। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड क्रिटिकल एंगल, इसकी बात कर रहा था। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये रिलेशन होता है, साइन सी, साइन सी। और 1 अपॉन साइन सी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू कॉसेक सी, ये रिलेशन होता है। दोनों में से कोई एक, 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल ना हुआ कॉसेक, ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का। तो ये आपको पढ़ना है भाई, ये भी इस साल आपके मॉडल पेपर में, आदर्श पेपर में और प्रश्न बैंक में डाला गया, तो भाई इसको पढ़ लेना। समझने समझाने का समय नहीं है, मैंने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1 अपॉन साइन सी, ये डेरिवेशन आपको करके लाना, बहुत आसान होता है, एक बार आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है
पढ़ लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है पढ़ लो। ये 2 टॉपिक तो एकदम क्लियर कट श्योर हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। ऑप्टिकल फाइबर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ लेना भाई, ये पूरा आंसर प्रिपेयर कर लेना, देख लेना परीक्षा बोर्ड में किस तरह से लिखा है। जिसमें आसान शब्दों का यूज किया गया होगा उसको पढ़ लेना, यही आंसर है। तो जिसमें आसान शब्दों का उपयोग किया गया होगा वो आप पढ़ लेना, ठीक है। जो भी मैच कर लेना, जहां भी मिलेगा मॉडल पेपर में देख लेना, जहां भी मिलेगा। मॉडल पेपर में भी है ये ऑप्टिकल फाइबर ना, इसीलिए जहां से आपको सरल शब्द लगेंगे वहां से इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं अपन उस क्वेश्चन पर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस व्हेन डिप्ड इन लिक्विड। जी नहीं, अभी ये वो क्वेश्चन नहीं है। इस पर न्यूमेरिकल आना, मैंने अभी भी बताया आपको, ये आपको पढ़ना है। इस पर न्यूमेरिकल हम बनाएंगे ना, न्यूमेरिकल। चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, इसलिए लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। चैप्टर है आसान, 2 या 4-5 टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए जो चीजें बार बार रिपीट हो रही, मैं एक एक बार फिर से नाम लेते जा रहा हूं उनका, ठीक। हाँ, ये देखो ना, ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए। देखो इस साल इसके आने की संभावना लगभग 70% है। मैं 70% श्योर हूं इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये 2 तरह से पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेशन है बहुत खतरनाक। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या हमारे ऐप में इनरोल हैं, हमने डिटेल लेक्चर इसका रिकॉर्ड करवाया है। ये क्या चीज है, यहाँ पर आपको निकालना है ये रिलेशन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। इस रिलेशन को जस्टिफाई करना होता है किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब स्फेरिकल सरफेस 2 तरह की होती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एक सरफेस होती है कॉनकेव और एक सरफेस होती है कॉन्वेक्स। तो याद रखना ये सवाल 2 तरह से आता है। अब ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, ये सवाल कितनी तरह से आएगा, 2 तरह से आता है। पहला, वो या तो नाम दे देगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, तो आपको डायग्राम कॉनकेव और कॉन्वेक्स का ही स्फेरिकल सरफेस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझे, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कॉन्वेक्स का बना हुआ है। इस तरह की जो सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है, ठीक है, दिख रहा है। हालांकि मिरर नहीं है, लेंस है, हमको तो इस सरफेस से मतलब है। इधर से आप देखेंगे इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। कॉनकेव अगर बोल देता तो फिर अपन ऐसे डायग्राम बनाते इस तरह से ये, और फिर ये सारी चीजें बनाते। ये बहुत आसान है प्यारे बच्चों। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि जो बच्चे हमारे ऐप में इनरोल हैं, जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हैं, वो कृपया करके इनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैंने इसको विधिवत बताया, जैसे मैं बताता हूं, आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे जहां तक है चैप्टर नंबर 1 का गॉस थ्योरम देखे होंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ आपने देखा होगा मेरा। तो उसमें 4 स्टेप अपन यूज करते हैं गॉस थ्योरम के, रटे रटाए। हर डेरिवेशन उसी 4 स्टेप से बनता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इसके 6 केसेस बनते हैं इस टॉपिक के। 6 केस में यही डेरिवेशन आपको करना है, ये वाला, समझ रहे हैं। 6 केसेस बनते हैं। 6 केस में आप देखेंगे जैसे गॉस थ्योरम के 4 स्टेप फिक्स होते हैं, वैसे इसके भी 4-6 स्टेप फिक्स हैं। आप 2 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो आपसे 6 क्वेश्चन बन जाएगा बिना प्रैक्टिस के। बहुत आसान है। लेकिन वो वीडियोस हमारे अभी चैनल पर नहीं डली हुई हैं यूट्यूब पर, वो वीडियोस ऐप के अंदर है, जो बच्चे वहां इनरोल हैं। तो कृपया करके अगर वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपने जो 6 केसेस पढ़े होंगे उसमें से 2 केस पढ़ लेना, ठीक है। यानी ये तरीका अपना लेना। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मैं बोल रहा था 2 तरह से आता है। एक तो बाई नेम आ जाएगा कि कॉनकेव सरफेस के लिए आपको ये रिलेशन जस्टिफाई करना है, डिराइव करना है, या कॉन्वेक्स के लिए डिराइव करना है, या अगर नाम नहीं आएगा तो सिर्फ लिखेगा फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस। तो अगर क्वेश्चन ने लिख दिया एनी स्फेरिकल सरफेस, तो आप चाहे कॉनकेव सरफेस लेके बना लेना या कॉन्वेक्स सरफेस लेके बना लेना। यहां पर इन्होंने कॉन्वेक्स सरफेस लेकर के इसको बनाया है। तो भाई इसको प्रैक्टिस करना है हर हाल में। अब तुम चाहे मरो जियो चाहे जो करो, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये आएगा तो सीधा 5 नंबर के लिए आएगा। कितने के लिए, ये 5 मार्क्स का दावेदार है, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन समझ लो 5 नंबर के लिए यही है, ठीक ठीक है। तो एक आप कॉनकेव के लिए प्रिपेयर कर लो और एक कॉन्वेक्स के लिए प्रिपेयर कर लो। बनता तो 6 केस है। अब वो 6 केस मैं यहां नहीं गिनवाना चाहता क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। वैसे बोलते हैं आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती है, थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करो। देखते हो मैं खाली बोलते न बोलते 8 मिनट तो वैसे ही गुजर जाता है हमको, बोलते न बोलते स्टार्ट करते करते। और 40 मिनट अभी गुजर गया, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जिस क्वेश्चन में ज्यादा वेटेज है, जिसकी आने की संभावना ज्यादा है, मैं उसको जरूर समय दूंगा। और आप भले 2x की स्पीड बना करके देखिए, लेकिन भैया देखिए, समझ गए। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके 2 क्वेश्चन आप पढ़ लेना। एक ये कॉन्वेक्स वाला हो गया, कौन सा हो गया, ये कॉन्वेक्स का एग्जांपल लेके इन्होंने बनाया। एक आप कॉनकेव का प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कभी कभी बाई नेम आ जाता है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए इस रिलेशन को डिराइव करिए, और कभी आ जाएगा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए इस रिलेशन को डिराइव कीजिए। तो अगर नाम आ गया तो फिर आपको वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, और नाम नहीं आया है तो आप 2 प्रैक्टिस करके जाना, कोई भी एक बना देना जो आपको अच्छा लगेगा।
समझ गए? तो मेरी बातों को जरूर गौर करिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप इसमें से पढ़ोगे तो देखो, इसमें तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी, आप इसी को देख के डर जाओगे, जबकि ये सब कुछ नहीं, फालतू की चीज है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे वीडियो से पढ़ो भाई, फिजिक्स रग रग में बसता है। ठीक है, तो एकदम रटे रटाए 4 स्टेप है, उसी 4-5 स्टेप में जितने डायग्राम बनाते हैं अपन, 6 केस बनाते हैं, इसके 6 बन जाते हैं। अब आप ये नहीं बोलना कि भाई वो वीडियो अपलोड कर दो, क्योंकि उसको एडिट करना, काटना छाटना बहुत समय लग जाएगा, उतना समय है नहीं। आप देख रहे हैं मैं एकदम थकान से चूर हूँ। ठीक, ये देखो इतना लंबा चौड़ा आंसर इन्होंने बनाया, इतना लंबा चौड़ा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? ठीक है, मेरा टेक्निक अलग है पढ़ाने का, इनका टेक्निक अलग है छापने का, तो ये तरीका सही नहीं है। हम बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे पढ़े हैं तो जरूर कमेंट करके बताना भैया कि ये आपसे बनता है कि नहीं बनता, और छयो बनता होगा और आराम से बनता होगा, क्योंकि रटे रटाई स्टेप होते हैं। तो भैया जरूर हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा, आपने जो प्रैक्टिस करना है वो इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टॉपिक है, कभी नहीं आया है और अभी भी नहीं आएगा जहां तक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस साल कुछ मॉडल पेपर ने अपने अंदर डाला हुआ है। तो भाई मैं आपको बता देता हूं क्लियर कट, मॉडल पेपर का उतना कोई भरोसा नहीं होता है। हालांकि सीजी बोर्ड का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी दे दिया कभी नहीं दे, कोई भरोसा नहीं। आज तक तो नहीं आया है ये क्वेश्चन, कभी भी नहीं आया है, लेकिन जो नहीं आता है वही फिर पूछा जाता है। तो एक झलक आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब थ्योरी वगैरह सब कुछ नहीं लिखना पढ़ना रहता है, डेरिवेशन बस करना रहता है। थ्योरी देख के बच्चे घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप लिखो ना, 2 लेंस लिया, ठीक है, एक लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है, एक का ऑप्टिकल सेंटर O1 है, दूसरे का O2 है, एक लेंस का नाम है L1, दूसरे लेंस का नाम है L2, एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में। ये इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सब टाइम पास है, डराने के लिए लिख देते हैं फालतू का। ठीक है, हम जब पढ़ाते हैं तो ये सब ताम झाम नहीं करते, हम टू द पॉइंट बात करते हैं और फुल नंबर मिलता है उतने में। ठीक है, ये इसका रिजल्ट बनता है। इस पर न्यूमेरिकल आएगा जी, मैं बार बार बता रहा था आपको शुरू में भी, तो इस पर हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आसान है। हाँ, अब जो है मेन जो इस साल आएगा परीक्षा में, इस साल, वो ये क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आप एक तो मैंने वो स्फेरिकल सरफेस वाला बता दिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए प्रिपेयर करोगे, और दूसरा इसको प्रिपेयर करोगे। तो 5 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने नंबर के लिए है ये? 5 मार्क्स के लिए। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन रहते हैं ऑप्शन में, चैप्टर 9 से ही 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए कभी वो दिखेगा कभी ये दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा, तो आपको सब प्रैक्टिस करके जाना है। और ये बहुत आसान है, एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो दूसरे केस के लिए ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, आप बना लेंगे। तो यहाँ समझाने के टाइम नहीं है, वैसे आप देख रहे हैं 40 मिनट क्रॉस हो गया इतने में। ठीक है, अगली बात समझिए ना, ये देखो, ये प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, और ये प्रिज्म का क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म 2024 में आया हुआ है, और ये रिलेशन भी स्टेब्लिश करने के लिए आया हुआ था। तो 2025 में तो नहीं आएगा, लेकिन 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 इस पर आएगा न्यूमेरिकल, और 70% चांस है, 70% चांस है, 70% चांस है कि इस पर क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, एक आध न्यूमेरिकल में अभी करवा दूंगा तो आपसे बनने लगेगा, घबराना नहीं है ना। तो इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना है मेरे भैया, नहीं करना, ये नहीं आएगा। हाँ भाई, एकदम क्लियर कट 101% नहीं आएगा, समझ गए? ठीक है, हालांकि बहुत आसान डेरिवेशन है, लेकिन नहीं आएगा। ये रेनबो भी नहीं पूछा जाता, गोली मारो, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। ये भी नहीं आता प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, नहीं आता, अपने सिलेबस में नहीं है। इस साल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर के लिए वो ये है, सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन रे डायग्राम प्रिपेयर करेंगे आप, समझ गए? और दोनों सेटिंग के साथ, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एक किसके लिए बनता है, एक इन्फिनिट के लिए बनता है। तो ये दोनों चीजें प्रिपेयर करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना है 2025 परीक्षा के लिए। फिर से बोल रहा हूं, 2025 परीक्षा के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लीजिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर मैं लास्ट में समअप करता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, 5-5 नंबर के लिए क्या करना है, मैं आपको आखिरी में बताता हूं। तो ये पूरा पढ़ना है भैया, इसका कोई उपाय नहीं है। हम इसको पढ़ाते हैं तो आराम से पढ़ाते हैं, डिटेल के साथ,
हमारी वीडियो से आप पढ़ेंगे तो इतना तामझाम करने नहीं पड़ेगा, आराम से समझ में भी आता है और बनाते भी बनता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो और मत पढ़ो शुरू से, लास्ट में सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए। तो ये पढ़ लेना भैया, मैग्निफिकेशन का फार्मूला इसमें डिराइव करना रहता है, तो ये इसका फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, तो इसका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है, और दोनों तरह की सेटिंग आती है। इसको देखो, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपको 2025 के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप ये छोड़ देना, बिल्कुल खतरनाक चीज है, इसको नहीं करना है। देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, इसको छोड़ दिए, ठीक है। एक आपको और पढ़ना है, एक आपको और पढ़ना है, वो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई 2 क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर के लिए, 4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं 5 नंबर के पढ़ने के लिए, उन 4 में से कोई 2 टॉपिक आपको दिख जाएगा। 4 टॉपिक मैं बोल रहा हूं 5 नंबर के क्वेश्चनों के लिए, सिर्फ 4 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लिए, कोई 2 टॉपिक आपको दिख जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे, 101% गारंटी दिखेंगे। तो इसको पढ़ना है भैया इस साल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये आएगा भाई, 2 क्वेश्चन आना है ना जी, तो ये आएगा, इसके साथ में ऊपर कोई एक आ जाएगा, समझे, ठीक है। या तो देखो, या तो सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा और या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपको भैया दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता है क्या आएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप भी आ सकता है, टेलीस्कोप भी आ सकता है। वैसे ज्यादा चांस सिंपल माइक्रोस्कोप का इस साल, ज्यादा चांस, लेकिन कम चांस वाले को छोड़ेंगे क्या, मान लो कम चांस वाला आ गया तो बोर्ड का कोई भरोसा है। ये सनकी लोग होते हैं जी, 10वीं तक पेपर रिपीट होता है, मैं बार बार समझा रहा हूं, 12वीं का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, तो थोड़ा सा डर भी रखना है अपने मन में ना, डरते रहना है। 10वीं तक है चीजें आ जाती हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, सब आ जाएगा। जैसे अभी मैंने कल परसों क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए थे, 101% आ गया, 100 में से 100 आ गया। जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे सब क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन छोड़ के खाली, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो तो होता ही है। तो 99.9% क्वेश्चन फंस गए 10वीं मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन मैं 12वीं के लिए श्योर नहीं रहता, क्योंकि 12वीं का कोई पैटर्न फिक्स है ही नहीं मेरे भाई। इसलिए जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आप पढ़ लो, वो काफी हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में कोई एक क्वेश्चन दिखेगा तो आपको दोनों पढ़ना है, समझ गए, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये सब पढ़ना पड़ेगा जी आपको, अब अपने अनुसार आप इनको प्रिपेयर करिए। इसको नहीं पढ़ना, ये लेंस फार्मूला है, ये हम नहीं करेंगे, ये 10वीं तक पूछा जाता है, 11वीं 12वीं में नहीं आता, गोली मारो इसको, ठीक है। ये देखो आ गया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो मैं पहले आपको बता रहा था, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ये एनी स्फेरिकल सरफेस के लिए पूछता है। तो यहाँ पे किसके लिए बनाया है देख लेते हैं, ये देखो कॉनकेव के लिए बनाया है यहाँ पर ना, कौन सा सरफेस लिया, नाम लिखा है क्या, एनी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिखा है, लेकिन बनाया क्या है, ये कॉनकेव बनाया है, कहीं पे नाम लिखा होगा, नहीं भी लिखा तो भी पहचान लो भाई इसको, कॉनकेव, हाँ ये क्वेश्चन में ही लिख दिया, देखो ये कॉनकेव, तो ये कॉनकेव वाला स्फेरिकल सरफेस है, समझ गए। तो एक इसके पहले वाला आप कॉन्वेक्स वाला पढ़ लेना और एक इसको पढ़ लेना, ठीक। ये एक दावेदार है आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, समझ गए। तो इन दोनों को पढ़ लेना, दो में से कोई एक आ सकता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन क्या बताया, मैं भूल गया हूं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते भूल भी जाता हूं ना यार। ये कॉन्जुगेट फोकियाई भी नहीं पूछा जाता, छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाता है, 10वीं तक की चीजें हैं ये। मिरर फार्मूला डिराइव कर रहा है, मिरर फार्मूला है, न्यूमेरिकल आया, देखो ये न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करना है, मैंने बोला था ना पानी में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, फोकल लेंथ में चेंज आता है, तो उस पर न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपके मॉडल पेपर में डाला हुआ है। कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, देखना ना, न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू हो गया, टॉपिक खत्म हो गए, टॉपिक खत्म, ठीक है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई न्यूमेरिकल बता दो, नहीं बन रहा है इस चैप्टर का, तो न्यूमेरिकल पर हम पहुंच गए, देखो बताए दे रहे हैं कैसे बनाना है। देखो क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस दिया है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसी में सब झोल झाल होता है। तो फोकल लेंथ दिया है कॉन्वेक्स लेंस का 10 सेंटीमीटर, ये देखो गिवन बनाया है, 10 सेंटीमीटर किसका फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिया है। अगर इसी की जगह कॉन्केव लेंस दिया होता तो फिर इसको माइनस साइन के साथ लिखते,
10 सेंटीमीटर को। ठीक, आगे क्या दिए गए देखो, इफ इट इज इमर्स इनटू ए लिक्विड, इसको लेंस को हमने एक पानी में डुबा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.75। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया, लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू एयर, लिक्विड का, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.75। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है 1.5। यानी जिस बर्तन आपने पानी लिया और पानी में आप लेंस को डुबाओगे, लेंस कांच का बना होता है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, और पानी का, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया 1.75। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट को मोड़ने वाली प्रॉपर्टी, गुण। ठीक है, मैंने बोला था ना ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा। पीछे मैंने 2 बार बोला है, 2 बार बोला है, आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। अगर सीरियस बच्चे हो तो अभी तक देख रहे होगे, सुन रहे होगे मुझे आराम से, मुझे पूरा उम्मीद है। तो कमेंट करके बताना कि हाँ भैया हम यहाँ तक सुन रहे हैं, और टाइम भी बताना ना, मैं टाइम भी आपको देख के बता रहा हूँ, तो आप टाइम बाकायदा लिख के बताना कि 50:43 पे या 44 मिनट पे, अब तो 46 हो गया, 50.46 या 50-50 लिख देना तो भी मैं समझ जाऊंगा। 50-50, 50.50 या 52 बिंदु नहीं लगाते, 50-50। मैं आपको यहाँ तक देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि इतनी देर तक हमारा विद्यार्थी हमको डिटेल के साथ सुन रहा है। इतने बजे ये टाइम बता दे रहा हूँ, 50-50 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो यहाँ पर हम ये न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर देख ली सारी इतनी गिवन चीजें हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट इट्स नेचर एंड फोकल लेंथ, यानी उस लेंस का नेचर बताना है कि वो कैसे बिहेव करेगा, और उस लेंस का फोकल लेंथ बताना है। भाई पानी में डुबाने के बाद फोकल लेंथ बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, अभी लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है देखो 10 सेंटीमीटर, बाद में कितना हो जाएगा देखो 35 सेंटीमीटर हो गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया जी, बढ़ गया, समझे। अब इसको कैसे बना, देखो फॉर्मूला वही है। तो हमने क्या किया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यहां लिखा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है, सॉरी फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड है, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस है ग्लास, ग्लास होगा लेंस होगा जो भी बोल दीजिए। ठीक है, सॉलिड का फोकल लेंथ तो ये हमको दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर हमने 10 लिख दिया। अब मैं अलग से इसको नहीं सॉल्व करा, यहीं पर बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, बहुत कठिन नहीं है। ये हमको निकालना है, याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड हमको निकालना है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड हमको निकालना है। ठीक है, लिक्विड का लेंथ, फोकल लेंथ हमको निकालना है किसका, लेंस का, लिक्विड में डुबाने के बाद, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लिखा है। लिक्विड में डुबाने के बाद लेंस का फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भैया लिक्विड का नहीं होता, लेंस का ही होता है, इसलिए एल स्टैंड फॉर लेंस होगा यहाँ पर, लेकिन लिक्विड में डुबाने के बाद। और जब हमारा लेंस हवा में है, लिक्विड के बाहर है, तो ये लिखा है फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ लेंस का ही है, लेकिन लेंस अगर लिक्विड के बाहर है तो उसको क्या लिखा है, फोकल लेंथ इन एयर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। और जब पानी में डुबा दिया तो क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, लेंस का ही फोकल लेंथ लेकिन पानी में डूबने के बाद। समझ गए यहां तक। अब फॉर्मूला है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है ग्लास का, रख दिए 1.5 और -1। उसके बाद यहाँ फिर से डिवाइड में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.75, नीचे लिख दिए। फॉर्मूला एज इट इज याद करना पड़ेगा भैया, ऐसे ही आपको पुट करना है, ये -1। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन का एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो देखो 1.5 माइनस 1.75 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके, और डिवाइडेड बाय 1.75 आएगा, ये अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, ये पहुंच गया, समझे, पहुंच गया। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो 1.75 बड़ा है, 1.5 छोटा है, निगेटिव साइन आ जाएगा, वो निगेटिव साइन उन्होंने ऊपर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे लगा लो। और जब आप इसको माइनस करोगे इनको, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.25, और ये नीचे वाली चीज तो ऊपर पहुंच गई, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी 0.5 से। ये नेगेटिव साइन समझ गए कहां से आ गया, ये नीचे वाले पोर्शन का नेगेटिव साइन है, समझ गए। ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया 0.25 से, आपने इसको डिवाइड किया, ये सीधी सी चीज है। देखो 0.25 से कट जाएगा, देखना ऊपर 0.5 है और नीचे 0.25 है, इसका टेबल आप 2 बार पढ़िए, 2 बार में ये कट जाएगा। और 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3.5 आएगा, नेगेटिव साइन है ये आ गया। अब ये मीटर में आता है ना, मीटर में, लेकिन आप जैसे ही इसको इधर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी मीटर में नहीं है ये सेंटीमीटर में ही सारी चीजें चल रही हैं। ये नीचे वाला 10 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए यहां पर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक कदम आगे चला जाएगा, तो 35 सेंटीमीटर हो गया। देखो लेंस जब हवा में था तो उसका फोकल लेंथ 10 था, जैसे ही पानी में आपने डुबा दिया तो उसका फोकल लेंथ क्या हो गया 35 हो गया, और साइन क्या आ गया माइनस, माइनस फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव का होता है, कॉनकेव लेंस का। इसीलिए जो कॉन्वेक्स लेंस हमने लिक्विड में डुबाया था,
अब वो कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये लिखा भी है देखो, दिस लेंस बिहेव्स लाइक कॉनकेव लेंस। समझ गए क्यों? क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव आ गया है। समझ गए? तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है। इसी से मिलते जुलते और भी क्वेश्चन होंगे, उनको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। ये मिरर फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी आता है 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन उम्मीद है बन जाएगा, उसी जैसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिरर फार्मूला के ऊपर है ना, मिरर के ऊपर। ए कैंडल इज केप्ट एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 4 सेंटीमीटर दूर एक कैंडल रखा गया। कैंडल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और मिरर के सेंटर से, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को यू बोलते हैं, और यू हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, वैसे भी आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर इस तरह बनता है, ये। ठीक, समझिएगा। तो आपने कहा था कि न्यूमेरिकल भी बता दीजिएगा, तो हम बता दे रहे हैं। ये सेंटर है, मान लो पोल है, और इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। ठीक है, और इसकी दूरी क्या है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये हम लेंगे निगेटिव 4 सेंटीमीटर। इधर अपोजिट डायरेक्शन जब नापते हैं तो निगेटिव लेते हैं। ठीक, अब क्या बोलता है क्वेश्चन देखो, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर पर है, तो इसका रेडियस कहाँ पर है, यहाँ पर मान लो। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर है रेडियस। रेडियस का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहाँ होगा, 5 सेंटीमीटर पर। ये मान लो फोकल लेंथ है, रेडियस और दूर मान लेना। फिलहाल के लिए मान लो ये फोकस है, और यहाँ से लेकर के, पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस अगर 10 है तो फोकल लेंथ कितना हो गया, 5। और ये भी माइनस साइन के साथ देना है, क्योंकि सब आप इस तरफ नाप रहे हैं। इधर जो भी नापेंगे निगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो देखो फोकल लेंथ आया -5 सेंटीमीटर। देखते जाना, रेडियस -10 लिखा। जितनी चीजें आप इधर नापेंगे सबको निगेटिव लेंगे, और उधर अगर नापते पोल से तो पॉजिटिव लेते। याद रखना, इधर सब के सब निगेटिव, उधर सब के सब पॉजिटिव। तो ये आर है, आर भी निगेटिव लेंगे, फोकल लेंथ है ये भी निगेटिव लेंगे 5 सेंटीमीटर। देखो आर को भी निगेटिव लिया, और फोकल लेंथ निकालने का तरीका है रेडियस को हाफ कर दिया, तो कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। समझ गए? अब मिरर फार्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू, इसको आपको रटना है, 1/v प्लस 1/u। इसमें खाली वैल्यू पुट करना है। क्या पूछा देखो, फाइंड आउट पोजीशन, नेचर, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इमेज का डाटा आपको निकालना है, यानी सबसे पहले तो इमेज की दूरी निकालनी, उसी से सब पता चलेगा। तो इसमें देखो f की वैल्यू क्या पुट किया आपने, फोकल लेंथ -5, v आपको निकालना है, और u की वैल्यू आपने -4 पुट की। यहाँ पर फॉर्मूले में देखो पॉजिटिव है, आपने जैसे -4 पुट किया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ गया। अब आपको 1/v निकालना है, तो आप 1/4 को उधर भेज दीजिए। 1/4 निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। देखो उधर जाके 1/4 पॉजिटिव हो गया, और 1/5 वैसे ही निगेटिव था, दिख रहा है। इसका एलसीएम लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, 20 हुआ। ऐसे यहाँ पर बना देता हूँ, देखना 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आया, 20। 4 से 20 को डिवाइड किया 5 आया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 1 जा 5। 5 से 20 को डिवाइड किया 4 आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये कितना हो गया, 1/20। यही चीज लिखा है देखो यहाँ पर, ये दोनों को रेसिप्रोकल ले लो, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब v पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव किधर होता है, डायग्राम में देखो पॉजिटिव किधर होता है, इधर होता है। इसीलिए इधर बनेगा इमेज कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर उस तरफ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। इसलिए यहां लिखा है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में -v/u, और अगर लेंस होता तो +v/u हम यूज करते। तो रख दीजिए, ये फॉर्मूले का माइनस लगा दिया, फॉर्मूले का माइनस है ये। ठीक, 20 सेंटीमीटर इमेज का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -4, माइनस माइनस आपका कट गया, और ये इसको काट दिया 5 टाइम, मैग्निफिकेशन आ गया, यानी पॉजिटिव आया, यानी 5 गुना इमेज बड़ा हो जाएगा, 5 गुना बड़ा। पॉजिटिव साइन है इसलिए बड़ा, निगेटिव साइन होता तो छोटा मानते हैं हम। समझ गए? तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, इसलिए इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। मिरर के पीछे वैसे वर्चुअल बनता है। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। मिरर के ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है, मैंने बता दिया कैसे बनाना है। अब इसी के जैसे ये 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप आराम से इनकी प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। 3 नहीं, ये 2 यहाँ है, एक तो ऊपर हमने बता दिया। ठीक है, तीसरा वाला तो पावर के ऊपर है, ये नहीं पूछा जाता, इसको छोड़ दीजिएगा आप। ये वाला सेकंड वाला बना लीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम बन जाएगा उसी तरह से। ठीक है, और लेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, अगर है इसमें तो, नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक, इस पर तो क्वेश्चन नहीं आता, ये लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं आता इस पर क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था पीछे
कि जो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है उस पर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल आपके मॉडल पेपर में, परीक्षा बोर्ड में, आदर्श पेपर में, प्रश्न बैंक में डाला गया है। तो भैया ये आपने प्रैक्टिस करना है एनी हाउ। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होंगे तो भाई इसके इस साल आने के चांसेस हैं, तो आपको भाई पढ़ना है यार, सीधी सी बात। अभी भी समय है, पढ़ लो। ये देखो ये न्यूमेरिकल है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लो। ऊपर मैंने बता दिया था कैसे बनाना है, ठीक। ऊपर वाला भी एक क्वेश्चन बना लेना, ये भी बना लेना। देखो ये तो पहले पूछा भी गया है, इसको बना लेना। एक मैं बता देता हूं, जैसे इसी को बता देता हूं आपको मैं, देखना ना। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज दिस। ये प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है, प्रिज्म के एंगल को अपन ए से दिखाते हैं। ये प्रिज्म ऐसा बनता है, ध्यान से देखना, दिस इज प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहां बनता है? यहां, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। और मीन डेविएशन दिया हुआ है, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, यानी कम से कम कितना लाइट बेंड होगा, डेविएशन कितना होगा, 30 डिग्री। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये तो डेरिवेशन से आता है, फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। तो ये a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होता है साइन के साथ, और डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा। a की वैल्यू पुट किया, डेल्टा एम मीन डेविएशन की वैल्यू पुट किया, फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। 60 और 30 जुड़ के कितना हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 30, दोनों की वैल्यू रख दो। साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन 2, और 2 ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, ठीक। अब 2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 अपॉन 2, 2 को लिख सकते हैं अपन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, एक रूट 2 कट जाएगा, एक रूट 2 बचेगा। दिस इज द आंसर। है आसान। ऊपर के क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार बनेंगे, आपने प्रैक्टिस करना, इसको छोड़ के नहीं जाना है, इन क्वेश्चनों को छोड़ के नहीं जाना है, समझ गए। एक क्वेश्चन आप लेंस के ऊपर जरूर प्रैक्टिस कर लेना, वो भी आता है। अगर इसमें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, दिया है तो अच्छी बात है। ये दिया है ना, ये क्वेश्चन देखो, लेंस वाले जो क्वेश्चन है इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। बस इसमें अंतर ये रहता है कि फॉर्मूले में 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस हो जाता है 1 अपॉन यू माइनस, और मिरर का क्वेश्चन होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ये है लेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। तो इस पर भी क्वेश्चन आना है भाई, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिरर की ही तरह है, और ये वाले तो जितने दिख जाएं उन सबको लगा लेना, प्रिज्म वाले क्वेश्चन, क्योंकि प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पर न्यूमेरिकल आएगा। फिर भी अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस करना, ये भी आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी इस साल प्रश्न बैंक में डाला गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल। तो इसको पढ़ लेना, बहुत आसान है। ऊपर मैंने बताया था कैसे बनाना है सबसे पहले, ठीक है। और पावर जो है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो पहले आप फोकल लेंथ निकालेंगे, दो लेंस कंबाइन करते हैं तो उनके फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। एक f को पॉजिटिव लेते हैं, एक f को निगेटिव लेते हैं, समझे। ये भी मैंने बताया था, जिसका मुंह इधर होगा उसके फोकस को पॉजिटिव लेंगे, और जिसका मुंह इधर होगा उसके फोकस को निगेटिव लेंगे, समझ गए। और ये बन जाएगा, ऊपर मैंने बताया है। और ये सब भी, जैसे ये ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, ये दोनों उसी तरह के क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। तो एक लेंस वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और बाकी क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये भी 2025 में पूछा गया लेंस मेकर के ऊपर, तो एक बार बना लेना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है तो एक बार देख ही लेना भाई, कहीं आ ही गया तो फिर कैसे करोगे, ठीक है, समझ गए। इसमें भी हम क्या करते हैं, R1 और R2 है, एक R को पॉजिटिव एक R को निगेटिव लेते हैं, R2 को निगेटिव लेना पड़ता है। R2 को जब आप निगेटिव लेंगे तभी ये माइनस साइन पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो सब कैंसिल ना हो जाएगा, ठीक है। तो बना लेना। ये क्वेश्चन 2024 में आ गया, छोड़ देना इसको, नीचे वाला भी छोड़ देना। ये भी लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, देखो ना, लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आता है भाई परीक्षा में, इसलिए पढ़ लेना। लेंस नहीं आएगा तो मिरर आ जाएगा, मिरर नहीं आएगा तो प्रिज्म वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा। न्यूमेरिकल की तो भरमार है यहाँ पर, और प्रिज्म वाला भी नहीं आएगा तो ये अभी बीच में आपको दिखाया, आपको एक न्यूमेरिकल मैंने, कौन सा, लेंस मेकर वाला, ये ऊपर वाला, ये जो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 22, यही आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए भरपूर है यहाँ से, इसलिए न्यूमेरिकल आता ही है। 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल रहता है, 3 नंबर का एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 2024 वाले आप छोड़ देना यहाँ से। हाँ, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ मोटा मोटा क्या पढ़ना है। सबसे पहले 3 नंबर के लिए देखो, 3 नंबरों के लिए क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, जो चीजें मैंने बताई, क्योंकि एक न्यूमेरिकल रहेगा 3 नंबर के लिए, ठीक। दूसरा, आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है 3 नंबर से,
कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 3 नंबर के लिए। दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ क्रिटिकल एंगल और उसका जो रिलेशन मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, वो ये पढ़ेंगे। इसके अलावा इक्का दुक्का टॉपिक मैंने और ऊपर बताया है छोटे छोटे, जैसे वो आप पढ़ेंगे डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। समझ आया? एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया, और ऊपर मैंने बताया है भाई, वो तो पढ़ना ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है, नोट कर लिए। इसके अलावा और देख लेना, जो जो मैंने ऊपर अभी मार्क करवाया है उस सबको आप पढ़ लेना। एक नंबर वाली मैंने बता ही दिए हैं। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ सीधा 5 मार्क्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वो जो रिलेशन था स्फेरिकल सरफेस के लिए, फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस, वो रिलेशन था ना, वो आप समझ गए कि मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूं। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एक एक डेरिवेशन देख लीजिएगा। स्फेरिकल सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है, दोनों सरफेस के लिए एक एक आप देख लेना। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन जो यहां से आपको पढ़ना है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, अभी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया ऊपर। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है यहां से पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, दोनों सेटिंग के साथ। और चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक, ये दोनों आपको ऑप्शन में से कोई एक दिख जाएंगे, इनमें से कोई एक दिखेगा और इनमें से कोई एक दिखेगा। ठीक है, या चैप्टर 9 के एक क्वेश्चन के साथ चैप्टर 10 का एक क्वेश्चन दिखेगा। चैप्टर 10 का वो क्वेश्चन होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बनता है वो आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 9 है। तो अब आप इसको आराम से पढ़िए, जो भी डाउट है मुझे बताइए कमेंट करके। अगर कोई दिक्कत है, कहीं पर आप फंस रहे हैं तो निसंदेह बताइए, उसका निवारण किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही अपन करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक।